हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिलअप्स और इसका पहला क्वेश्चन है आपका। द आर्टिस्ट लेटेस्ट मास्टरपीस विल एट द आर्ट गैलरी नेक्स्ट वीक। ठीक है ना। यहाँ पर देखो विल लिखा हुआ है, विल के बाद आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब विल आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना। अब ये लिखा है अनवेल्ड। अनवेल्ड का मतलब क्या होता है, रिवील कर देना, किसी चीज़ को उजागर कर देना, रिवील कर देना। ठीक है ना। पीक, पीक का मतलब होता है क्या होता है, एंग्री होना, और एंग्री होना तो क्या है, एक एडजेक्टिव होता है। कोप विद कोई वर्ड नहीं होता, कोप विद, कोप अप विद होता है तो कोप विद होता है, लेकिन कोप विद का मतलब साथ देना, लेकिन हमको तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, कोप विद भी ऑप्शन नहीं होगा। टॉपल, टॉपल होता है उलट फेर कर देना, उलट फेर कर देना, और यानी ओवर थ्रू करना। तो आप बताओ, आर्टिस्ट लेटेस्ट मास्टरपीस विल एट द आर्ट गैलरी नेक्स्ट वीक। तो बताओ लेटेस्ट मास्टरपीस जो था उसको क्या कर दिया गया आर्ट गैलरी में से, नेक्स्ट वीक क्या कर दिया जाएगा। बताओ, पीक एंग्री तो आएगा नहीं क्योंकि एडजेक्टिव है, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, एंग्री तो कोई वर्ब भी नहीं है। टॉपल का मतलब उलट फेर कर देना, उलट फेर करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर है कोप विद होगा नहीं क्योंकि प्रपोजिशन है, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म। तो यह करेक्ट आंसर होगा अनवेल्ड कर देना। अनवेल्ड मतलब रिवील कर देना, उसको रिवील किया जाएगा, यानी पहले ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट वन इज, दूसरा क्वेश्चन है आपका, मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी। आइवरी होता है हाथी के जो दांत से बने होते हैं ना वो। वर डैश फ्रॉम अ डीलर इन एंटिक्स बाय द कस्टम अथॉरिटी। कस्टम अथॉरिटी मतलब जो कस्टम इंस्पेक्टर पकड़ लिया उन्होंने, एट द दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़े गए वो। ठीक है ना। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आएगा। एप्रोप्रिएटेड होता है कि बिना पूछे, बिना पूछे अपने काम के लिए यूज ले लेना, अपने काम में यूज लेना। तो ये तो कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पे। कन्फिस्केटेड क्या होता है, जब्त कर लेना, सीज कर देना, सीज कर देना। सीज करना क्या, जैसे कोई इलीगल चीज़ हो उसको सीज कर देना, या कोई ड्रग्स वगैरह को सीज कर देना, ये वाला बात है। ठीक है ना। अनेक्स्ड क्या होता है, अनेक्स्ड होता है आपका किसी को कैप्चर करना। कैप्चर करना किसको, राज्य वगैरह को, कोई राज्य कैप्चर कर ले। जैसे पुराने राजा क्या करते थे, दूसरे प्लेसेस, यानी कोई भी प्लेसेस को क्या कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे, कॉन्कर करके कैप्चर कर लेते थे। तो यहाँ पर राजाओं की कोई बात है नहीं इसमें। हाईजैक किसको करते हैं, हाईजैक करते हैं अपन मतलब कोई भी मीन्स को, साधनों को, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया। ठीक है ना। इन चीज़ों को हाईजैक किया जाता है। तो यहाँ तो ना तो एरोप्लेन वगैरह की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर बिना पूछे कुछ काम यूज लेने की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर प्लेसेस को हाईजैक करने की, अनेक्स करने की बात हो रही है, कैप्चर करने की। यहाँ बात हो रही है सीज कर दिया, इलीगल ड्रग्स है ना, इलीगल को ड्रग्स वगैरह को सीज करना। तो यहाँ पर क्या है, हाथी के दांत इलीगल होते हैं, इलीगल उनसे बने हुए आइटम्स इलीगल है, तो उनको उन्होंने जब्त किया। तो यहाँ पर कन्फिस्केटेड करेक्ट आंसर होगा। देखो सबका मीनिंग सेम ही है, कन्फिस्केट का भी सेम है, हाईजैक का भी सेम है, अनेक्स का भी सेम है। लेकिन अनेक्स्ड क्या होता है, जब किसी राज्य को अपन कैप्चर कर लेते हैं। हाईजैक होता है बस ट्रेन वगैरह को कैप्चर करना, वाहनों को कैप्चर कर लेना। और कन्फिस्केटेड होता है सीज करना, यानी इलीगल चीज़ों को सीज करना। जैसे आइवरी के जो आइवरी से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सीज करते हैं। तो कन्फिस्केटेड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखो एक बार बच्चों, ये बिना पूछे अपने यूज में लेना होता है ना, बिना पूछे किसी चीज़ को। और यहाँ पर ये कैप्चर की स्पेलिंग CAPTURE होता है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो था, डैश ऑफ माई क्लोथिंग हैज़ बीन डैमेज्ड। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं इसको, यहाँ पे लिखा है फ्यू। फ्यू आपको पता है प्लूरल नाउन के लिए आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। मैंने भी प्लूरल के लिए आता है, और सेवरल भी प्लूरल के लिए आता है, लेकिन सेवरल का एडजेक्टिव है ये। ठीक है ना। मैंने भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है। सम भी क्या है, एक एडजेक्टिव ही है। देखो कौन सा आएगा, एक बार समझो इस चीज़ को। देखो क्लोथिंग और क्लॉथ्स में क्या फ़र्क है। क्लोथिंग बताओ, क्लोथिंग अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और एक होता है क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े। ठीक है ना। और जो क्लोथिंग है ना, क्लोथिंग बताओ, क्लोथिंग होता है पहनावा, यानी शर्ट पैंट वगैरह, इनको जब अपन पहनते हैं तो इस पहनावे का मतलब क्या होता है, क्लोथिंग। और जबकि क्लोथ्स क्या है, कपड़े। तो पहनावा कोई अपन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल है। अब देखो अनकाउंटेबल है तो हम कैसे यूज करेंगे बताओ, प्लूरल वाले वर्ड्स यूज होंगे क्या इसके साथ, नहीं। तो क्लोथिंग की बात हो रही है तो देखो, तो देखो फ्यू तो किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। जबकि क्लोथिंग तो क्या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए तो आएगा नहीं। मैंने भी क्या है, प्लूरल के लिए आता है, तो ये भी नहीं आएगा। सेवरल भी एडजेक्टिव है और सम भी एडजेक्टिव है। लेकिन सेवरल क्या होता है, बहुत को पता है, सेवरल बॉयज, सेवरल आता है मतलब प्लूरल के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर लिखा है, हैज़।
और आपको पता है क्लोथिंग के लिए हैज़ नहीं आया ये, यानी यहाँ पे कोई जो आएगा ना, जो भी एडजेक्टिव यहाँ बनेगा, जो भी सब्जेक्ट, इसका यहाँ सब्जेक्ट चाहिए हमें, और यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर होना चाहिए, जिसके लिए हैज़ आया है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ऑफ क्या एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है पूरा, तो यहाँ आएगा सम, और सम की वजह से यहाँ पे हैज़ आया है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब सम लिखते हैं तो सिंगुलर काउंट, सिंगुलर वर्ब आती है, और यहाँ हैज़ लिखा है इसलिए यहाँ पर सम ही आएगा। सेवरल क्यों नहीं आया, ये भी तो एडजेक्टिव है, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि प्लूरल के लिए आता है, और इसके बाद जो लिखा है वो तो अनकाउंटेबल है, वो सिंगुलर है, और हेल्पिंग ऑफ भी सिंगुलर लिखी है, इसका मतलब सेवरल गलत है, सेवरल के लिए हेल्पिंग ऑफ प्लूरल आती है, इसलिए करेक्ट आंसर सम होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आई वेंट टू द मार्केट डैश मॉर्निंग। अब देखो डैश मॉर्निंग, मैं मार्केट गया मॉर्निंग, तो कई लोग बोलते हैं टुडे मॉर्निंग, ये बोलने में ठीक है लेकिन ग्रामेटिकली गलत, टुडे मॉर्निंग कोई वर्ड नहीं होता, गलत है। ऐसे ही टुडे इवनिंग भी नहीं होता, टुडे इवनिंग ये भी गलत है। ये होता क्या है, टुडे मॉर्निंग को हम बोल देते हैं क्या, टुडे मॉर्निंग पूरी तरीके से गलत है, इसके लिए अपन टुडे नाइट बोलते हैं, जैसे टुडे नाइट, तो ये भी ये कोई वर्ड नहीं होता टुडे नाइट, टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे नाइट को हम बोलते हैं टू नाइट। ठीक है ना, और तो टुडे नाइट को टू नाइट लिखते हैं, टुडे नाइट लिखना भी गलत है। तो आप ध्यान रखना, दिस डे ये भी गलत है, दिस डे क्या होता है, दिस टुडे मॉर्निंग ये भी गलत है, टुडे मॉर्निंग तो होता ही गलत है, ये भी गलत, तो क्या आएगा, दिस मॉर्निंग लिखेंगे सुबह को। ठीक है ना, हाँ यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग बोल सकते हो आप, यस्टरडे मॉर्निंग कल की बात है ना, ये तो बोल सकते हैं यस्टरडे मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये भी सही है, लेकिन कभी भी टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे नाइट ये बोलना सब गलत है। ठीक है ना, यस्टरडे मॉर्निंग बोल सकते हो, टुमारो मॉर्निंग बोल सकते हो, इसके लिए क्या आएगा, दिस मॉर्निंग आज की सुबह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी प्रीफर बाई एयर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब देखो आप एक बात ध्यान रखना, टू है ना, टू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू गो। ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रीफर जो है ना, प्रीफर के बाद अगर डायरेक्ट आपने वर्ब लिखी है, प्रीफर के बाद में वर्ब लिखी है तो उसमें जीरन फॉर्म आती है, नहीं आईएनजी फॉर्म आती है उसकी, तो प्रीफर के बाद डायरेक्ट वर्ब लिखी हुई है तो क्या है, गोइंग, यहाँ पर गोइंग करेक्ट होगा। और हाँ, यहाँ पे टू गो लिखा है ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर प्रीफर के बाद में हमको डायरेक्ट वर्ब लिखी मिली है तो हम क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे ये वाला, इसलिए ये वाला गलत हो गया। और टू गोइंग, टू के साथ वी1 प्लस आईएनजी तो आता ही नहीं है, टू के साथ वी1 प्लस आईएनजी नहीं आता। और ऑन जो भी प्रपोजिशन होता है ना, प्रपोजिशन के साथ वर्ब लिखी जाती है तो आप ध्यान रखना उसमें आईएनजी फॉर्म ही आती है, लेकिन कौन सी में, जब टू को छोड़कर, टू के साथ वी1 आता है ये ठीक है, लेकिन टू को छोड़ के कोई भी प्रपोजिशन आए उसमें उसके बाद वर्ब लिखी मिले तो आईएनजी फॉर्म ही आती है। और यहाँ पर प्रीफर लिखा है तो प्रीफर का फिक्स रूल है कि प्रीफर के साथ अगर वर्ब लिखी गई तो आईएनजी फॉर्म आएगी, इसलिए हमने गोइंग वाला सही माना। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड द पेन। ठीक है ना, ट्रीटमेंट के बाद उसको रिलीव मिला पेन से। तो अब देखो इसके साथ कौन कौन सी वर्ब्स मतलब प्रपोजिशंस आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। देखो रिलीव जो होता है ना, रिलीव का मतलब राहत मिलना, और रिलीव एक वर्ब है, और रिलीव के साथ आप ध्यान रखना ओ एफ, ऑफ आता है फिक्स प्रपोजिशन, आपको वो लगा के देगा ओ एफ एफ या फ्रॉम, ये दोनों ही गलत है, ओ एफ एफ भी गलत है, फ्रॉम भी गलत है। क्या आता है, रिलीव एक वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है राहत मिलना, तो ओ एफ सही है यहाँ पर, फिक्स प्रपोजिशन रिलीफ ऑफ, और रिलीव ऑफ। और रिलीफ क्या होता है, एक नाउन है, इसका मतलब भी राहत मिलना होता है, लेकिन रिलीफ जब नाउन होगा तब क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम। ठीक है, एक ऐसा ही वर्ड है रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब भी होता है टेम्पररी किसी चीज़ से राहत मिलना, तो ये नाउन है ये भी, तो इसके साथ भी फ्रॉम आता है। ठीक है, तो अब बताओ अपना आंसर क्या होगा। तो देखो आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड, मैंने बताया रिलीव्ड क्या है, अपना वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या आएगा, ऑफ, सिग्नल ऑफ आएगा, ये वाला करेक्ट है। फ्रॉम भी गलत है, और ओ एफ एफ भी गलत है, फोर भी गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ही वॉन द मैच क्वाइट इजीली, वो आसानी से मैच जीत गए, डैश ही वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, जबकि वो क्या थे, आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब उसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो देखो इवन दो भी किसको बताता है, कॉन्ट्राडिक्शन को, कॉन्ट्राडिक्शन। इवन इफ भी किसको बताता है, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध को बताता है ये भी। इन केस का मतलब होता है अगर, सो दैट होता है ताकि। चलो मैं इनको एक बार समझाता हूँ आपको, देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है, भाई ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। इन केस अगर का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर कंडीशन की तो कोई बात ही नहीं है, सो दैट ताकि पर्पस बताने के लिए ये भी कोई बात नहीं है। अब दोनों ही कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, लेकिन इन दोनों में से कौन सा आएगा ये एक बार देखते हैं अपन। चलो देखो इन केस क्या होता है, अगर, यानी ये कंडीशन है और वहाँ पर कंडीशन की कोई बात नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत था। सो दैट होता है ताकि, ये पर्पस बताता है, पर्पस बताने की भी कोई बात नहीं थी, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत था।
अब इवन इफ ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है और इवन दो भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, दोनों ही विरोध को बताते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। अब इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, देखो इवन इफ तब आता है जब इनकम्प्लीट एक्शन होता है, और इवन दो कब आता है जब कंप्लीट एक्शन होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, देखो एक लिखा मैंने इवन इफ या इवन दो इट रेन्स, अगर बारिश हुई आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं क्या लेके जाऊंगा, अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। यानी अभी बारिश हुई नहीं है, होना बाकी है। तो ये कौन सा एक्शन है, ये एक्शन है इनकम्प्लीट। कौन सा एक्शन है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट एक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, इवन इफ। तो ये इसका करेक्ट आंसर इवन इफ होगा, इवन दो गलत है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इवन इफ या इवन दो इट रेन्ड, बारिश हुई इसलिए वो क्या लेके गया, आई टुक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेके गया, यानी ये काम हो चुका है, यानी कंप्लीट एक्शन है। कौन सा एक्शन है, कंप्लीट। कंप्लीट एक्शन है, इसलिए बताओ इवन इफ आएगा इवन दो आएगा, वेरी गुड, इवन दो आएगा, इवन इफ गलत है। इवन इफ तब आता है जब इनकम्प्लीट एक्शन हो, और इवन दो तब आता है जब कंप्लीट एक्शन हो। अब दोनों ऑप्शन है हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन को, तो देखो ही वॉन द मैच क्वाइट इजीली, ही वॉज आउट ऑफ द प्रैक्टिस। अब बताओ वो मैच तो जीत गए ना, यानी ये काम हो चुका है, भले ही वो क्या था, आउट ऑफ प्रैक्टिस, वो फॉर्म में नहीं था, प्रैक्टिस से बाहर था, लेकिन फिर भी ये मैच जीत गए। तो ये एक्शन हो गया, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, यानी एक्शन तो कंप्लीट है। और आप पता है इन केस तो आएगा नहीं, ये तो कंडीशन बताता है, सो दैट पर्पस बताता है, ताकि, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें पर्पस बताने की बात नहीं है। ये है विरोधाभास की, यानी वो मैच जीत गए जबकि वो क्या थे, यानी विरोध कर रहे हैं ना कि वो प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने, फिर भी जीत गए। इसका मतलब इवन दो या इवन इफ में से कोई एक होगा। इवन दो मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन है, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन। इवन दो क्या था हमारा, जब कंप्लीट एक्शन हो, कंप्लीट। और ये कैसा है, इनकम्प्लीट, अभी बताया मैंने आपको। तो अब बताओ कंप्लीट आएगा, इनकम्प्लीट आएगा, ये एक्शन कंप्लीट हो गया है, इनकम्प्लीट है, मैच तो जीत गए ना वो, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट एक्शन है। कंप्लीट एक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इवन दो करेक्ट आंसर होगा, इवन इफ गलत है। देखो अगला है ऑल इज काम नाउ, अभी सब शांत है, डैश द हार्ट ऑफ पेरिस ड्यू टू द लॉकडाउन, ठीक है ना। तो देखो आपको लग रहा होगा एट द हार्ट ऑफ द पेरिस, तो ये गलत है, एट कभी भी नहीं आता, ध्यान रखना। आपको लिखा मिले एट द हार्ट, एट द हार्ट ये गलत होता है, क्या होता है, इन द हार्ट होता है, इन द हार्ट। आपको लग रहा है लोकेशन है तो एट लगाते हैं, एट गलत होता है, ध्यान रखना, एट द हार्ट नहीं, क्या होता है, इन द हार्ट, दिल में, ठीक है ना। तो यहाँ इनकरेक्ट आंसर है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री द मोर ही फेल्ट, ठीक है ना। जितना ज़्यादा वो ट्राई कर रहा था मिस्ट्री को सॉल्व करने का, उतना ज़्यादा क्या हो गया, वो ही फेल्ट। देखो अब पहला ऑप्शन है परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड होना कंफ्यूज हो जाना होता है। हम्बल्ड होता है पोलाइट, केयरलेस होता है क्रूअल, निर्दयी, तो निर्दयी की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर, गलत है। कन्फ्यूजिंग भी क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाना। लेकिन अब यहाँ पर परप्लेक्स का मतलब भी कंफ्यूज है, कन्फ्यूजिंग का मतलब भी है। पोलाइट की कोई बात है ही नहीं कि भाई वो पोलाइट हो गया मिस्ट्री को सॉल्व करते करते, नहीं, या तो परप्लेक्स्ड आएगा या फिर कन्फ्यूजिंग आएगा। लेकिन अब दोनों ही का मीनिंग सेम है, तो हम देखते हैं पहले। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं ना हम, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम करे सेंटेंस में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन आप ध्यान रखना, हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल हमें बताता क्या है, इमोशंस के बारे में बताता है, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और अगर इमोशंस की बात नहीं है तो फिर वी वन प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, पहला एग्जाम्पल है द मैटर इज कन्फ्यूजिंग या कन्फ्यूज्ड। तो बताओ मैटर कोई इमोशन बताता है क्या, कि कोई इमोशन बता रहा हो, नहीं ना, क्योंकि मैटर तो एक अनकाउंटेबल ना, वो सॉरी नॉन लिविंग डूअर है, और नॉन लिविंग डूअर के अंदर कोई इमोशन वगैरह होते हैं कि नहीं, तो इमोशन नहीं होते तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या आएगा, कन्फ्यूजिंग, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आया। लेकिन मैंने लिखा आई एम कन्फ्यूज्ड या कन्फ्यूजिंग, तो कन्फ्यूजिंग तो क्या है, कन्फ्यूजिंग तो वो होता है जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, और मैं खुद कन्फ्यूज हुआ हूँ तो ये मेरे इमोशंस के बारे में बताया है। इमोशन, मैं कन्फ्यूज हूँ तो मेरी फीलिंग्स वगैरह को बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूज, पास्ट पार्टिसिपल आएगा क्योंकि ये इमोशन बता रहा है। सेम क्वेश्चन में भी क्या लिखा है, द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री द मोर डैश ही फेल्ट। अब उसने फील किया है, तो इमोशन की बात है ना, फील तो उसने किया है क्योंकि ये कोई नॉन लिविंग डूअर तो है नहीं, और फील किया है, तो बताओ कन्फ्यूज परप्लेक्स्ड क्या है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, और कन्फ्यूजिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जब इमोशंस की बात होती है तो हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। ऑप्शन दोनों ही सेम मीनिंग है इनके, लेकिन यहाँ पर ये तो पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए हम परप्लेक्स्ड का यूज करेंगे यहाँ पर। करेक्ट आंसर होगा परप्लेक्स्ड, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, देखिए। देखो द वर्कर्स डैश अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज, जो वर्कर्स थे वो अगेंस्ट थे किसके, न्यू लेबर लॉज के।
तो यहाँ पर लिखा रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब भी क्या होता है? विरोध करना। क्या होता है इसका मतलब? विरोध करना। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है? विरोध करना या प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करना। डिसेंटेड का मतलब भी क्या होता है? डिसएग्रीड होना यानी विरोध करना, डिसएग्रीड। इसका मतलब भी विरोध करना ही है, तो दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पर। नेक्स्ट है इम्प्लीकेटेड। इम्प्लीकेटेड क्या होता है? देखो, इम्प्लीकेट होता है हिंटेड करना, किसी को हिंट देना, इम्प्लीकेट करना, हिंटेड। या एक और दूसरा मीनिंग होता है इम्प्लीकेट का, क्या होता है? वो होता है चार्जेस लगा देना किसी के ऊपर, ब्लेम लगा देना, चार्जेस, ब्लेम, ठीक है ना। तो ये इम्प्लीकेट तो आंसर नहीं होगा। अपोज्ड का मतलब भी क्या होता है? विरोध करना। तो बताओ, ये इम्प्लीकेटेड तो आंसर होगा नहीं भाई। इम्प्लीकेटेड का मतलब तो हिंटेड या चार्ज, ब्लेम करना होता है, लेकिन ये तो अगेंस्ट है। तो अब आपको देखना है कि ये विरोध करना ही आंसर होना चाहिए, लेकिन कौन सा होगा? रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब भी यही है, डिसेंटेड का मतलब भी यही है, और अपोज का मतलब भी यही है। तीन ऑप्शन सेम है। लेकिन अब आप समझो, देखो, अपोज हम कब लगाते हैं? जब आगे क्या लिखा? अपोज टू प्रपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ तो अगेंस्ट है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। डिसेंट अपने साथ में क्या लेता है? फ्रॉम लेता है, डिसेंटेड फ्रॉम, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट है तो डिसेंटेड फ्रॉम भी गलत है। हाँ, रिमॉन्स्ट्रेटेड के साथ क्या आता है? अगेंस्ट आता है। तो इस अगेंस्ट की वजह से यहाँ क्या करेक्ट आंसर क्या है? रिमॉन्स्ट्रेट करना, क्योंकि अपोज्ड अपने साथ में टू लेता है और डिसेंटेड अपने साथ में फ्रॉम लेता है मीनिंग दोनों का सेम, तीनों का ही, लेकिन डिसेंटेड फ्रॉम लेता है, अपोज्ड अपने साथ में टू लेता है। तो ये यहाँ तो अगेंस्ट लिखा हुआ है, अगेंस्ट की वजह से यहाँ पर रिमॉन्स्ट्रेटेड आपका आंसर करेक्ट हुआ। तो देखो, इस वीडियो को आप कम से कम है ना 2 से 3 बार तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये फिलप्स है और फिलप्स में भी सेम मीनिंग से कही होगी। तो सेम मीनिंग होने की वजह से मैंने इनको पूरा डिटेल में समझाया कि कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन पास्ट पार्टिसिपल है, सारा डिटेल में समझाया। आप अच्छे से इस वीडियो को देखना, नोट्स बनाना, और मैं इन्हीं से आगे एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो आप अच्छे से देखते रहें, रेगुलर आपको सीरीज़ मिलेगी। अब मैंने 3 सीरीज़ में आपको करा रहा हूँ, पहला एक एरर की, दूसरा इम्प्रूवमेंट, और तीसरा फिलप्स। अब कल मैं वापस एरर की वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। तो आप इनको ज़रूर देखें, अलग तीनों की अलग अलग कॉपियाँ बना लें, ताकि आपके पास ये पूरा सिस्टम तरीके से हो, मतलब पूरे की पूरी ग्रामर का निचोड़ हो आपके पास। और इस वीडियो को देखकर आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है ना। और बाकी आप अगर मेरी प्रशंसा करना चाहें तो भी कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।